हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। इसके पहले डिटरमिनेंट में 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोगों ने जो 2 वीडियो देखा होगा तो उसमें फर्स्ट वीडियो में आपका पढ़ाया गया है कि क्या होता है डिटरमिनेंट, उसके डेफिनेशन के बारे में सिखाया गया आप लोगों को। उसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको और फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ 1 ऑर्डर का और 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग ये भी सीखें। और अब सेकेंड वीडियो में आपको सिखाया गया था कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को कैसे हम लोग एक्सपैंड करते हैं। माइनर कोफैक्टर के बारे में तो पहले वीडियो में बता ही दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सीख चुके होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज होता है डिटरमिनेंट्स में, और ये प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके हम किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किए हुए उसको। तो बिना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किए हुए डिटरमिनेंट का वैल्यू को हम लोग प्रॉपर्टीज कुछ इस्तेमाल करके फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम लोग आज सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब कहते हैं इसको हम लोग। तो जो पहला जो रूल है वो क्या है, आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर हम उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि मैट्रिसेज में यदि हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो इसको हम लोग कहते थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि पहले से हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है कोई भी रो और कॉलम का, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है पहले से, यदि हमारे पास पहले से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, माना कि नाम उसका ए है, कैपिटल ए, और उसके रो को कॉलम से जब हम इंटरचेंज करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उसका नाम हो जाता है कि यह जो मैट्रिक्स है वो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट को हम उसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो दोनों ही डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिया गया है डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू जो होगा, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तो सपोज मान लेते हैं कि एक नया डिटरमिनेंट ले रहे हैं, let delta dash be the determinant obtained by interchanging the rows and columns of delta। माना कि डेल्टा डैश एक नया डिटरमिनेंट है जो कि इस डेल्टा जो पहले से एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसके रो को कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो डेल्टा डैश इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो इस डेल्टा का जो रो है, पहला रो, फर्स्ट रो a1 b1 c1, यह डेल्टा डैश का फर्स्ट कॉलम बनेगा a1 b1 c1। फिर सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम में a2 b2 c2, और थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम a3 b3 c3। बनाइए। अब अगर हम इस डिटरमिनेंट का, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया गया है हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ हैविंग ऑर्डर 3, तो इसको हम लोग किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए, जब ये पता ही है कि किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू हम इसे एक्सपैंड करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग अभी इसको ना फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम। अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम, तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, तो डेल्टा डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम के थ्रू। आपको पता है ना, प्लस माइनस प्लस याद ही होगा, तो a1 ये छुपा लेंगे, ये चारों बचेगा, b2 b3 c2 c3 माइनस b1, डिलीट कर देंगे ये रो एक और एक वर्टिकल,
कॉलम जो है ये डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, A2 A3 C2 C3। अगर कोई सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले का 2 वीडियो अपलोड किया गया है, वो आप जरूर देख लें। और प्लस C1 थर्ड में यहाँ पे C1, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये करेंगे तो A2 A3 B2 B3। अब ये एक्सपैंड करना हम लोग, ठीक है ना। तो एक्सपैंड क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे हम लोग, A1 और ये इंटू करते हैं B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 माइनस B1 A2 इंटू C3 माइनस A2 इंटू A3 इंटू C2 और प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ये A3 B2 लिखे या B2 A3, बात रखिए ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर आप ये जो डेटा नीचे में जो आया है लाइन, तो आप अगर इसको देखें ध्यान से तो यह वही वैल्यू है जो कि डेल्टा यानी कि जो दिया गया था डिटरमिनेंट, इसको एक्सपैंड करके लाया जा सकता था। अगर इसको हम लोग फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करते और कर सकते हैं ना, किसी आपने लास्ट वीडियो में सीखा है कि किसी भी डिटरमिनेंट को उसको किसी रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करेंगे, वैल्यू हमेशा सेम आता है। तो अगर हम पहले वाला जो कि पहले से दिया गया था डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट, अगर इसको हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करें तो A1, तो ये और ये एक रो और एक कॉलम, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा डिलीट, ये चारों बचेगा। तो क्या आएगा, A1 इनटू क्या आएगा, B2 C3 माइनस B3 C2, B2 C3 माइनस B3 C2। बात समझ में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस माइनस B1 जब बाहर आता तो माइनस B1 इनटू, और ये आप इसको कीजिए डिलीट, तो ये बचेगा ये चारों, तो A2 C3 माइनस A3 C2, A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस C1 और इनटू में जो बचता ये चारों बचता, तो प्लस C1 इनटू A2 B3 ये चारों बचा हुआ है माइनस A3 B2। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट के अगर रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया गया और किसी एक कॉलम से एक्सपैंड किया गया, जो वैल्यू आया यह वैल्यू इस डेल्टा का है। यदि इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं तो ये जो रूप दिख रहा है, ये जो फॉर्म दिख रहा है ना A2 A3 के अरेंजमेंट का, यह अरेंजमेंट बिल्कुल सेम टू सेम इससे दिखता है, ठीक है। अब आप कहीं ये मत सोचिएगा कि आप फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड, तो सेकंड या थर्ड रो के थ्रू भी एक्सपैंड करेंगे या किसी कॉलम के थ्रू भी इसको एक्सपैंड करेंगे डेल्टा को, तो जो वैल्यू आएगा ये दोनों सेम आएगा। यहाँ पे दिखाई देगा अलग अलग रूप में, पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इसको सारे को, और इसके किसी भी फर्स्ट रो को छोड़ के किसी दूसरे रो या बाकी तीनों ही कॉलम से आप एक्सपैंड करेंगे, इसको करने के बाद उसके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मल्टीप्लिकेशन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए सारे को, दोनों सेम आएगा। यानी कि अगर आप इसको सेकेंड या थर्ड रो से अभी एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जो डेटा आएगा वह फॉर्म और यह फॉर्म आपको इधर उधर दिखाई दे सकता है। क्यों कि कहीं पे A2 बाहर होगा, कहीं B1 अंदर होगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू और इसको किसी भी रो के थ्रू किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करके सारा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे ये बताना है था केवल कि प्रूफ करना है कि ये जो डेल्टा है और ये जो डेल्टा आया है रो को इंटरचेंज करने पे, इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज करने पे जो नया वैल्यू आया है, जो नया डिटरमिनेंट आया है, उसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम होगा। यही प्रूफ करना हम लोग को, थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर 1 है ये। तो बस हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड किए और ये बता रहे थे कि अगर इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कीजिएगा A1 इंटू माइनस B1 इंटू और प्लस C1 इंटू, यही बचेगा। तो ये और ये वैल्यू दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो A1 जब आप यहाँ पर हटाइएगा तो क्या यहाँ पे आएगा, B2 C2 और B3 C3, ऐसे ही आएगा ना ये। अब देखिए A1 तो यहाँ पे A1 और B2 इंटू C3 यहाँ पे है माइनस B3 इंटू C2, है ना। ऐसे अगर आप यहाँ लिखेंगे तो सेम आएगा। तो आप ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग ये लिखें, इसका जरूरत नहीं है, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें और अब बोलेंगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, मतलब कि ये जो वैल्यू लास्ट में लाइन आया है यह इस डेल्टा का वैल्यू है
किसके थ्रू भाई? एक्सपैंडिंग थ्रू। अगर हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड करें तो सेम टू सेम यही जो लिखा हुआ है लाइन, वही लाइन आपको दिखाई देगा। यही यहाँ पे इसका प्रूफिंग हुआ। तो आपको पूरा दिख रहा है बोर्ड और समझ गए, ये थ्योरम नंबर 1 हुआ। तो इस जो पहला थ्योरम है, ये जो आप साबित करके हम लोग कर लिए, इससे एक रिजल्ट क्या निकलता है कि देखिए यहाँ बिटा दिए थे बोर्ड कि सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैट्रिक्स है अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को ए डैश से लिखते हैं तो वो क्या बनेगा? रो कॉलम में बनेगा ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये बना। एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा एसोसिएटेड, वो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, और ये लिखा जाए ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और ए डैश का अगर मैट्रिक्स पे लिखा जाए तो वो क्या दिखाई देगा? ऐसा ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। अब बताना तो इसमें ये है आपको कि यहाँ देखिए कि ए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और अगर इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया गया तो एक नया मैट्रिक्स आ गया जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए रिटन एज ए डैश। अब इसका डिटरमिनेंट ये हो गया और इसका डिटरमिनेंट ये हो गया। तो ये और ये जो दो डिफरेंट डिटरमिनेंट दिख रहा है, अभी अभी आपने सीखा इसका और इसका वैल्यू। यह जो डिटरमिनेंट अगर डेल्टा है तो यह डेल्टा डैश जो भी लिखे थे हम लोग, डेल्टा डैश बस नाम था एक अलग डिटरमिनेंट को शो ऑफ करने का। तो ये जो डिटरमिनेंट हुआ और ये डिटरमिनेंट जो कि पहले वाले डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने में पाया गया, अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिटरमिनेंट सेकेंड वाला, यह क्या हुआ था? इस डिटरमिनेंट के रो को कॉलम से इंटरचेंज करने पे ये नया डिटरमिनेंट आपको मिला है। और अभी सीखे हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू उसका सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट है और ये इन दोनों का वैल्यू सेम है। मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ आ रहा है? ये आपका नोट हो गया ना, ये क्या हो गया आपका? नोट हो गया। क्या नोट हुआ? इसको उल्टा करके लिख सकते हैं हम लोग, इसको राइट में लिख लें ऐसे। नोट ये हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। नोट इट, नोट कीजिएगा। तो ये आपका हो गया, आप समझ सकते हैं इसको। ऊपर में जो लिखा है समझा दिया आपको हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। और अब आप थ्योरम 2 करेंगे। तो अभी आपके बोर्ड पे थ्योरम 2 लिखा हुआ दिख रहा है, और अभी अभी आपने सीखा थ्योरम 1 के बारे में कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम से इंटरचेंज किया जाए तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वह और पहले का जो था दिया गया डिटरमिनेंट, उन दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये सीखा था हमने भी। तो उसके मतलब, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिटरमिनेंट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर कोई नया डिटरमिनेंट अगर इसको इंटरचेंज, इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज करने पे माना कि एक नया डिटरमिनेंट बनता है, उसका नाम बी किया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ए और बी, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अगर ये डिटरमिनेंट ए है, ये बी है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अगर इसको ए डैश बोलेंगे तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे ए डैश बोलेंगे। ए डैश का मतलब एक नया डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे रूल ये था, अभी जो लिखा आपने कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी लिखा आपने, ये फिक्स लिखा आपने कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको याद रखिएगा, देन जो सीखा आपने अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो भी आपने लिखा है उसको आप चाहें तो और ऐसे लिख सकते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आपने सीखा कि किस प्रकार से, अभी आप चाहें तो इसका वैल्यू निकाल कर देख लें, फर्स्ट रो के थ्रू आप एक्सपेंड कर लें, होमवर्क है आपके लिए। और आप इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम के थ्रू ना करके फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ जो वैल्यू आएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू सेम आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसको। जरूरी नहीं कि अभी जो थ्योरम समझा रहे थे उसमें हम एक यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिए थे और यहाँ पे फर्स्ट रो लिए थे।
पर आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से दोनों को एक्सपैंड करके देख लीजिए, वैल्यू सेम आएगा। तो ये हो गया पहला थ्योरी, हो गया आपका पहला थ्योरम हो गया। सेकेंड थ्योरम क्या है महत्वपूर्ण, कि यदि इफ टू रोज और कॉलम्स, यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज टू ईच अदर, then the determinant retains its absolute value but its sign is changed। क्या हुआ मतलब कि यदि किसी डिटरमिनेंट का, मान लीजिए कि कोई 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये 2 का भी हो सकता है वैसे, या मोर देन 3 भी हो सकता है, तो कोई भी डिटरमिनेंट है यदि, और अगर उसका कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर गया, यदि आपस में इंटरचेंज कर गया, मतलब रो 1 चला गया रो 2 के प्लेस पे, रो 2 चलाया रो 1 के प्लेस पे, या रो 1 रो 3 आपस में इंटरचेंज हो गया, या कोई कॉलम एक दूसरे से आपस में इंटरचेंज हो गया, तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम यदि आपस में इंटरचेंज कर लेता है एक दूसरे से, तो जो नया इंटरचेंज करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आएगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू और जो पहले से डिटरमिनेंट जिसके रो कॉलम को इंटरचेंज किया गया था पर्टिकुलरली, उन दोनों का वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगा, लेकिन साइन डिफरेंट अपोजिट आएगा। ठीक है, मतलब कि इसको समझेंगे हम लोग कि अगर एक वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देख रहे हैं आप, ये 2 आपके पास डिटरमिनेंट है, तो अगर सॉरी अभी ये 1 है, अगर ये a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज कि a डैश इज अ न्यू डिटरमिनेंट, या b बोल दें, जिसमें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 है, अगर 1 2 3 और 4 5 6 आपस में इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 की जगह पे क्या लिखें, सेकेंड रो 4 5 6, और यहाँ फर्स्ट रो 1 2 3 और तब 7 8 9 लिखें, तो इसका वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगा, ये जो भी आएगा वैल्यू, उसके आगे यहाँ पे क्या साइन, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव लगा दिया, मतलब क्या, अगर ये +2 आया है सपोज दैट सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या हो जाएगा -2, अगर ये -2 आया है तो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। सिंपल बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो भी वैल्यू आप निकाल कर लाएंगे यहाँ पे, उसके आगे बस आप नेगेटिव लगा दीजिएगा, तो इसका वैल्यू भी आ गया। तो ये और ये एक दूसरे से सिर्फ नेगेटिव में फर्क होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका अगर 2 आया, इसका भी 2 ही रहेगा न्यूमेरिक, बट साइन -2, इसका वैल्यू यदि आपका -2 आया, ये +2 हो जाएगा। अब ये 2 आएगा ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, ये तो आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो आएगा। लास्ट का शायद 0 आया था, तो अगर सपोज इसका 0 आ जाएगा तो इसका तो फिर 0 ही रहेगा, तब तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। बट अभी आप इसको क्या करेंगे कि पहले एक बार बना के देख सकते हैं आप इसको, और आप अगर चाहें तो आप इन दोनों को अलग अलग अगर बनाएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि वैल्यू जो है एक दूसरे से अपोजिट में आता है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम आएगा, साइन अपोजिट में आता है। तो अभी हम लोग पहले इसका 2 प्रूफ करेंगे। ठीक है, 2 को प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफिंग तो आप करते हैं, इसलिए हम प्रूफ कर रहे हैं, हालांकि प्रूफिंग आसान सा है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। प्रूफ क्वेश्चन अभी 2 देख रहे हैं। अभी इसमें क्या करना होगा कि A1 B1 C1 दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, सपोज करते हैं कि डेल्टा डैश एक नया डिटरमिनेंट है, जो कि डेल्टा डैश, लेट डेल्टा डैश बी अ डिटरमिनेंट जिसमें क्या किया गया है, बी अ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रो, 2 रो को चेंज करते हैं, रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसी एक रो हुआ और एक रो हुआ, रो 3 हुआ। हम चाहे तो रो 1 को रो 3 पे लिख सकते हैं, रो 1 को रो 3 पे और रो 3 को रो 1 पे, ये आपस में चेंज कर रहे हैं। तो डेल्टा डैश जो होगा वो क्या बनेगा, ये A1, ये ऐसा काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, मतलब कि कॉलम 1 को कॉलम 3 से, कॉलम 3 को कॉलम 2 पे एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 पे और कॉलम 2 को कॉलम 1 से एक्सचेंज कर सकते हैं, या रो 1 को रो 2 से, रो 2 को रो 1 से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लेना था तो हम रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं। रो 1 ये है, ये चला जाएगा नीचे में A1 B1 C1, और ये जो रो 3 है वो चला जाएगा ऊपर में A3 B3 और C3। रो 2 के प्लेस पे कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको हम लोग अभी एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं A1 है, A2 है, A3 है। अगर इसको हम लोग कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे, B2 C2 B1 C1 A3 माइनस A2, याद है ना रूल, प्लस माइनस A2, ये छुपेगा, B3 C3 B1 C1 और प्लस A1 B3 C3 B2 C2। और ये कैसे एक्सपेंड किए हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंडिंग थ्रू, यहाँ लिख देना, कहीं बगल लिखना होता है, तो एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1 को तो एक्सपेंड करने पे आया है। तो A3 इंटू करेंगे आप तो क्या मिलेगा, B2 C1 माइनस B1 C2, A2 यहाँ पे B3 C1 माइनस B1 C3 और प्लस A1, तो यहाँ होगा B3 C2 माइनस B2 C3। अभी A1 वाले को आप पहले लिख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, ये A प्लस B प्लस C, तो आप उसको आपस में एसोसिएटिव लॉ से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आगे पे A1 B3 C2 माइनस B2 C3, यहाँ वाला पहले लिख दिए, सेकेंड को उसी पोजीशन पे छोड़ देते हैं फिर से, B3 C1 माइनस B1 C3, और इसको हम लोग फिर राइट में सबसे लास्ट में लिख दे रहे हैं। लिख तो सकते ही है ना ऐसा, 12th के बच्चे तो इतना जानते हैं। अभी जो वैल्यू आया है यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 A2 और A3, तो अगर यहाँ पे हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो माइनस A1 और देखिए माइनस जो कॉमन लिए है तो ये निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको पहले लिख रहे हैं B2 C3, और जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस B3 C2। अब इसमें हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ प्लस माइनस पहले था, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस A2, और यहाँ जो निगेटिव था ये माइनस B1 C3, ये बन जाएगा प्लस B1 C3, और ये जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस B3 C1। इसमें यदि माइनस कॉमन ले लें तो माइनस A3, अब जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, माइनस B1 C2, और जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस B2 C1। अब पूरे में माइनस कॉमन लेंगे, पूरे टर्म्स में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस A1 B2 C3, बाकी उतार देंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे B1 C3 माइनस B3 C1, और ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, B1 C2 माइनस B2 C1, ये बना वैल्यू। अब आप देखें ये माइनस डेल्टा के बराबर है, माइनस है माइनस, और ये इस माइनस के बाद जो अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ वैल्यू, यह इसी डेल्टा का वैल्यू है फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करने पे। A1 अगर आप यहाँ से मिटाते, अगर फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, A1 को आप लेते हैं यहाँ पे पहले A1, तो ये होगा डिलीट, बचेगा B2 इंटू C3, यहाँ पे है माइनस B3 इंटू C2, ठीक है। फिर आप लेते हैं माइनस A2 लेते हैं तो फिर ये लाइन और ये लाइन छुपता, तो B1 C1 और B3 C3 बचता, तो B1 इंटू C3 देखिए माइनस B3 इंटू C1, और प्लस A3 जब करते तो ये आपका एक कॉलम है, ये रो होता डिलीट, ये चारों ऊपर से बचता, तो क्या होता वैल्यू B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, यानी कि यह भी डेल्टा है एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1, यानी क्या देख रहे हैं आप, डेल्टा डैश का वैल्यू किसके बराबर आया, माइनस डेल्टा के बराबर आया। क्या था डेल्टा डैश, डेल्टा डैश था कि इस डेल्टा के दो रो को आपस में इंटरचेंज किया गया था। क्या सीखे हम लोग कि यदि कोई वैल्यू हमारे पास पहले से है, कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो इसका वैल्यू जो होगा वह बराबर होगा, लेकिन निगेटिव लगा दिया जाए आगे, अगर कोई भी दो रो को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो। जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 था, 1 2 3, इसको कर देंगे नीचे में 1 2 3, और 7 8 9 यहाँ पे कर दिए, और 4 5 6 यहीं पे है। तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, साइन बस उल्टा हो जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है इसके निगेटिव के बराबर है, क्योंकि अभी ये वैल्यू यहाँ पे है, इसका वैल्यू इसके निगेटिव के बराबर है। तो यहाँ लगा निगेटिव लगा सकते हैं या फिर यहाँ निगेटिव लगा सकते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो ये चीज समझ गए हम लोग, ठीक है। और ये न सिर्फ रो 1 रो 3, जब भी किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम से आपस में इंटरचेंज करते हैं। सीखिए ये थ्योरम 2 के अकॉर्डिंगली कि हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम को आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। अभी आप बोर्ड पे थ्योरम 3 लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो समझिए इसको, सपोज कीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, ये डेल्टा इक्वल क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है कि ये पहला रो जो है वो 1 2 3 है, और थर्ड रो भी सेम है 1 2 3। और यही कह रहा है कि यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो यदि सेम होता, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम होता, या फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम होता, या सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम होता, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि आइडेंटिकल होगा, एलिमेंट्स सेम होगा, एलिमेंट्स सेम होंगे, तो ये जो डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0। तो एक्सपैंड भी नहीं करना, क्या लिखना, सीधा लिखना 0। यदि आप दो और ये किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी भी है कि ये हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी सीखे क्या कि यदि कोई, अभी थ्योरम 2 में क्या सीखा हम लोगों ने कि यदि कोई डिटरमिनेंट है तो उसमें अगर दो रो या दो कॉलम कोई भी, दो रो या दो कॉलम कोई भी यदि आपस में इंटरचेंज हो रहा है, तो जो नया डिटरमिनेंट आता है वो पिछले वाले के न्यूमेरिकल वैल्यू से का सेम होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि डेल्टा डैश कोई नया डिटरमिनेंट है, डेल्टा डैश कोई नया डिटरमिनेंट है जिसमें कि रो 1 को रो 3 से एक डेल्टा डैश बी और डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड किया गया है। ऑब्टेन्ड बाय कैसे, तो रो 1 को रो 3 से एक्सचेंज करने पर कर ले एक्सचेंज। तो आप तो जान रहे ना कि तो डेल्टा डैश क्या होता है, वो वहां पे जो डेल्टा डैश होगा जो नया डिटरमिनेंट ऑब्टेन करने पे, तो अगर हम इसको इस रो 3 को रो 1 पे लिख रहे हैं तो 1 2 3 ही लिखेंगे, रो 1 को रो 3 पे लिखेंगे तो 1 2 3 ही लिखेंगे, 4 5 6 तो सेम रहेगा। तो अभी आपने सीखा था कि यह जो वैल्यू आएगा, यह वैल्यू इस वैल्यू का जस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस डेल्टा के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही ना सीखा था अभी आपने कि यदि हम रो 1 को रो 3 या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा, और यह आया नया डिटरमिनेंट रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज किए हैं, यह नया डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले वाले दिए गए डिटरमिनेंट के वैल्यू के बस नेगेटिव हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फाइनल वैल्यू नेगेटिव, पहले ही इसके वैल्यू जो नेगेटिव है तो फाइनल वैल्यू नेगेटिव जो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये आप जानते हैं। तो ये आपने सीखा। और ये जो आपको दिख रहा है अभी बोर्ड पे स्क्रीन पे, यह क्या है, ये देखिए तो सेम डेल्टा तो ही है, ये सेम डेल्टा ही तो है, क्योंकि रो 1 रो 3 आइडेंटिकल है तो एक्सचेंज करने के बाद भी ये सेम है, यानी फाइनल क्या हुआ, ये डेल्टा है तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, प्रूफिंग क्या है फिर कि इफ वी इंटरचेंज रो 1 रो 3 तो क्या पा रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, दैट इंप्लाइज डेल्टा लेफ्ट में आया तो प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, that implies 2 delta equal to 0, that implies delta equal to 0/2, that is equal to 0। तो हम समझ गए क्या कि यदि कोई मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम रहेगा, उसका आइडेंटिकल रहेगा, तो उसका वैल्यू आप सीधा 0 लिखेंगे कभी भी कहीं पे भी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक डेल्टा देखा, कुछ भी लिखा हुआ है 101 203 556
356 0 29 फिर यहाँ -356 ऐसा, फिर 101 203 556। आपको क्या करना है 0, क्योंकि ये और ये क्या था आइडेंटिकल सेम रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, चलो अब चार्ज किया जाएगा। अभी स्क्रीन पे आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखा हुआ है, आप पढ़ लें इसे, आप लिख लें इसे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इफ, फिर से बोल दे रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, a small k, then the value of a new determinant, आप लिख रहे हैं ना, is k times the value of the original determinant। फिर से बोल रहे हैं, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of a new determinant is k times the value of the original determinant। मीनिंग क्या है ये कि यदि आपके पास कोई डिटरमिनेंट मान लीजिए कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले से है, और इसमें बोला कि यदि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को यदि हम लोग किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक इसमें ये डेल्टा है, और अभी एक हम लोग क्या किए कि k से मल्टीप्लाई किए कोई नया डिटरमिनेंट जो ऑब्टेन कर रहे हैं। फर्स्ट रो में मान लीजिए कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, बाकी सेम टू सेम उतार रहे हैं। हम लोग क्या किए, सिर्फ फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके नया डिटरमिनेंट लाए। तो यह जो डिटरमिनेंट होगा, यह डिटरमिनेंट इसी डिटरमिनेंट कि k टाइम्स के 3 टाइम्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे k बराबर 3 मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो ये कह सकते हैं 3 इंटू डेल्टा। देखिए बहुत आसान से, एक डेल्टा था, अगर इसके एक रो को हम या किसी एक कॉलम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका वैल्यू जो होगा इसी डिटरमिनेंट के बराबर होगा, 3 इंटू डेल्टा के बराबर होगा। यदि यहाँ पे ये बोलते कि हम 3 6 9 के बजाय हम यहाँ पे सिर्फ k लिखते हैं, तो यहाँ पे k 1k 2k 3k, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे k इंटू डेल्टा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी यानी k इंटू डेल्टा, जहाँ देखेंगे k इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, k इंटू डेल्टा। तो क्या समझे इससे कि अगर कहीं पे लिखा रहे कि k इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब क्या कि आप इस 2 को किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखा आपने यहाँ पे जब k से मल्टीप्लाई किया गया था तो k बाहर आ गया था ना कॉमन, k इंटू डेल्टा हो गया था, जिसको हम लोग k इंटू डेल्टा लिख रहे थे, और ये जो पूरा जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। मतलब क्या, यदि k बाहर में है और किसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यह k किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब खास बात है मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट पे, यहाँ पे दोनों में देखिए क्या डिफरेंसेज है, दोनों में खेल अलग अलग है। मैट्रिसेज में क्या था आप समझिएगा, प्रूफिंग कर लिया जाएगा, समझिएगा मैटर, समझिएगा मैटर कैसे यहाँ पे बदल रहा है। जब एक मैट्रिक्स A है, अगर मान लीजिए कि A B C D E F G H आप इसे पहले नोट कर सकते हैं अपना लैपटॉप पे या फिर नोट्स पे, जो समझ जाए हम इसको मिटा के समझाएंगे। छोड़िए जगह है यहाँ पे कहीं लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देख समझिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले से, या कोई नया मैट्रिक्स कोई वेरिएबल में लेते हैं A B C D E F G H I, कोई मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर कहीं लिखे हम लोग कहीं पे KA, मतलब कि मैट्रिक्स में कोई K से मल्टीप्लाई किया, तो आपने सीखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, एक टॉपिक पढ़ाया था आपको मैट्रिक्स चैप्टर में। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर KA लिख दिया जाए तो क्या होना था,
कि जितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में उस प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाया करता था। याद होगा आपको? तो क्या बनेगा ये के ए के बी के सी ये बनता था। याद होगा आपको? किसी मैट्रिक्स ए में यदि कोई स्केलर के से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं प्रत्येक एलिमेंट में वो के से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए, अगर इस मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इस डिटरमिनेंट में आप के से मल्टीप्लाई कीजिएगा के इनटू डिटरमिनेंट ए, तो ये प्रत्येक रो में या प्रत्येक कॉलम यानी कि सॉरी, अगर किसी डिटरमिनेंट ए को दिया गया है, पहले से आपको ये दिया गया है और आपको अब बोला गया कि k इनटू डिटरमिनेंट ए लिखना है, तो k जो है वह किस पे मल्टीप्लाई हुआ है? डिटरमिनेंट ए में। तो यदि कोई नंबर को स्केलर k से किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर k से मल्टीप्लाई करते थे तो प्रत्येक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यदि हम किसी डिटरमिनेंट में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो लिख सकते हैं क्या? के ए के बी के सी और बाकी नीचे सेम टू सेम डी ई एफ जी एच आई। प्रूफिंग एग्जाम में नहीं आता बट हम प्रूफ कर देंगे, आप समझिएगा मैटर को कि मैटर क्या हो रहा है। ये हो गया k इंटू ए, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसका मतलब अभी आपने ये भी सीखा कि यदि पहले से लिखा हो k 1 था, यहाँ पे k इंटू 1 था, k इंटू 2 और k इंटू 3 को लिख सकते हैं k बाहर लेके बाकी 1 2 3 उतार दिए। तो इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं? k बाहर करके a b c d e f और g h i भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे कि यहाँ पे k बाहर, इसमें से k बाहर लिए, यहाँ भी k बाहर ले तो ये बचता, ठीक है। अब हम जो बताएंगे वो ध्यान से आप देखिएगा। अब ये इसका काम हो गया, इसको मिटा दें। अब जो हम बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सीखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, सीखिएगा इसको। इसके प्रैक्टिकल को थ्योरी तो कर लिया जाएगा, थ्योरी तो बुक में दिया हुआ है वैसे आपके। अब देखिएगा यहाँ पे, तो अगर हम ऐसा लिखें के ए के बी के सी के डी के ई के एफ और जी एच आई डिटरमिनेंट है, तो ये इंप्लाइज ये दैट इज इक्वल टू क्या? अगर हम फर्स्ट रो से के बाहर निकालें, एक के निकल गया, सेकेंड रो से के बाहर निकालें, 2 के बाहर निकल गया, तो क्या बोल सकते हैं? के स्क्वायर। और तब लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये समझ में आ गया? अगर पहले से लिखा हुआ है के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, तो पहले रो से के निकला, सेकेंड रो से के निकला, थर्ड रो से के निकला, क्या निकला? के क्यू और बाकी ए बी सी डी एफ जी एच आई। यही बताना चाह रहे हैं हमने कि यहाँ पे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे अंतर है। फिर से एक बार फाइनली ये हो गया तरीका, आप समझ गए। अगर हम यहाँ पे लिखते कहीं पे के स्क्वायर और डिटरमिनेंट दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आप किसी भी इसको आप चाहें तो किसी भी एक 2 रो में इंटू करें अलग अलग के को, या किसी एक रो में भी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट में नहीं होगा। आप चाहें तो के स्क्वायर को किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करें, लाइक के स्क्वायर ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर सी, बाकी सेम उतार दें। या फिर के ए के बी के सी, एक रो के लिए के हो गया, दूसरा के डी के ई के और जी एच आई सी उतार दें। ये आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन के स्क्वायर को प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैट्रिसेस के जैसा आप इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, सीखते रहिए इसको, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आप, हालांकि हम थोड़ा साइड होना चाहिए था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बट फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब समझिए इस चीज को कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक मैट्रिक्स ए है तो के तो ये हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का यदि हम निकाले डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का यदि हम निकाले डिटरमिनेंट, तो ये क्या बनेगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बनेगा।
और इस मैट्रिक्स का, अच्छा ये आपको बताया गया ना आपको पहले से कि किसी मैट्रिक्स ए में यदि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है वह एक मैट्रिक्स होता है ना, वो भी तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नया जो भी टर्म आया वो भी एक मैट्रिक्स हुआ। तो इस मैट्रिक्स के का अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए तो ये होगा के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। और अभी हम पहले रो से के कॉमन लिए, सेकेंड रो से के कॉमन लिए, थर्ड रो से के कॉमन लिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम से के बाहर लिए, सेकेंड कॉलम से के बाहर लिए, या थर्ड कॉलम से के बाहर लिए। तो के इंटू के क्यू बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बचा। समझ में आ रहा है? यानी कि के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये है आपका ए बी सी डी एफ क्या था, डिटरमिनेंट है ना, तो ये आपका डिटरमिनेंट ए आ गया, के क्यूब है। तो क्या सीखने को क्या मिला, यहाँ देखिएगा सीखने को क्या मिला कि क्या मिला, के का जो डिटरमिनेंट होगा वो के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। ये तो सिर्फ टी ऑर्डर के लिए, तो रूल क्या हो गया, रूल हो गया क्या कि इफ ए इज a square matrix of order n, यहाँ पर order 3 था ना, then if A is a square matrix of order n, then determinant of k into A is equal to k to the power n into determinant A। तो ये हो गया फार्मूला, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका प्रूफिंग रहा, तो प्रूफिंग इसका आसान काम है। प्रूफिंग के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम डेल्टा ले लेते हैं पहले से a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, और डेल्टा डैश एक नया मान लेते हैं मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, जिसमें कि रो 2 में k से मल्टीप्लाई करने पे आया है, एक नया डिटरमिनेंट है k a2 k b2 k c3 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। हम प्रूफिंग करेंगे, आप जरा इसे नोट कर लें, ये रूल है, ये नोट कर सकते हैं आप, और तब हम इसको प्रूफ कर देंगे, क्योंकि जगह नहीं है तो बोर्ड में जाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये महत्वपूर्ण है आपका, ये एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो अब देखिएगा इसको प्रूफिंग तो आप बुक से भी कर सकते हैं, बट प्रूफिंग में टाइम भी लगता है, एग्जाम में नहीं आता है प्रूफिंग इस तरह का, और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको याद नहीं रहता है, बट चूंकि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रूफिंग हम करवा देते हैं, कॉपी आपका सुंदर दिखाई देता है और क्या। तो फिर भी देखिए, तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या बोला गया यहाँ पे कि एक डेल्टा है, ठीक है, और एक डेल्टा डैश एक नया डिटरमिनेंट है जिसमें कि रो 2 में k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो कि डेल्टा था उसी में अगर k से मल्टीप्लाई किया गया, डेल्टा के रो 2 में अगर प्रत्येक एलिमेंट में डेल्टा के रो 2 के यदि प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई किया गया तो जो नया मैट्रिक्स आया उसका नाम है डेल्टा डैश। एक्सपैंड करना तो हम लोग का काम है कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग रो 2 से ही एक्सपैंड करेंगे, तो क्या आएगा, रो 2 से एक्सपैंड कर सकते हैं ना, रूल तो है ना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। रो 2 से इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ लिखते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करते हैं, ऐसा हमने सीखा है। इसको हम लोग रो 2 से एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पर होता है माइनस प्लस माइनस, याद कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस के a2 निकल जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के b2 और फिर माइनस के c3, यही होगा ना ऐसे। जब के a2 बाहर यहाँ पे लिखे हैं तो ये एक रो और एक कॉलम हटेगा, b1 c2 और b3 c3, और के b2 जब बाहर लीजिएगा तो a1 c2 और a3 c3, और जब के c3 बाहर लिए तो ये वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगा, तो ये दोनों बचेगा, ये चारों बचेगा, a1 b1
यहाँ पे के सी थ्री नहीं है, सॉरी के सी टू है, के सी टू, तो ये के सी टू, तो ये निकलेगा और ये निकलेगा, तो ए वन बी वन और ए थ्री बी थ्री, ए थ्री बी थ्री हो गया, एक्सपेंड हो गया। और नो डाउट कि ये इस जो एक्सपेंशन है वो इस डिटरमिनेंट का क्या है, वैल्यू है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के वन के ए टू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू प्लस के बी टू ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू माइनस के सी टू ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, यही है ना। तो अब इसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसमें हम के ए टू के बी टू और के सी टू, इसमें हम लोग चाहें तो के को कॉमन ले सकते हैं, के को कॉमन ले सकते हैं, माइनस के कॉमन ले रहे हैं, केवल प्लस के कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस ए टू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू प्लस खाली केवल के बार लिए हैं हम, कॉमन लिया है केवल के बार, बी टू ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, और यहाँ पे माइनस के तो बाहर निकल गया तो सी टू बचा, और ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन। अब जब चेक किया जाए कि इसमें अभी अगर हम लोग ये पहले वाले डिटरमिनेंट में हम लोग अगर सेकेंड रो के थ्रू अगर इसको एक्सपेंड किए होते तो a2 आता पहले, तो नो डाउट यहाँ माइनस a2 आता, माइनस a2 इसको एक्सपेंड करते यदि रो टू के थ्रू, तो माइनस a2 लिखते हैं यहाँ पे, और तब ऐसे फिर यहाँ पे प्लस b2, फिर यहाँ पे माइनस c2, ये लिख रहा है ऐसे। और जब माइनस a2 हम लोग यहाँ पे बाहर लेते हैं तो ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन छूटता, तो क्या आता b1 c1, और यहाँ पे क्या बचता b3 c3, और बाकी आप भर लेंगे। तो क्या देखिए, तो माइनस a2 b1 इंटू c3 आया, माइनस b3 इंटू c1 आया, b3 इंटू c1, तो यहाँ पे कुछ माइनस के a2 लिया हम लोग यहाँ पे, माइनस के a2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है a1 b1 c2, यहाँ c1 लिखाना था और c1 लिखना था और c2 लिखा गया था, तो यहाँ पे c1 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका c1 हो गया, के 2 लिए हम लोग ऐसे, फिर थोड़ा चेक कर लेंगे हम लोग, ऐसे किए तो क्या बचा b1 c1 b3 c3, b1 c1 b3 c3, और फिर जब हम लोग के b2 लिए, के b2, तो ये बचा a1 c1, तो यहाँ हो जाएगा a1 c1 और ये a3 c3, ठीक है, और जब लास्ट लिए तो छूट ही गया c1, तो ठीक है, लास्ट वाला सही है। तो यहाँ पे दो जगह यहाँ पे सुधारे, तो यहाँ सुधारना पड़ेगा, b1 c3 माइनस b3 c1, यहाँ c2 लिख दिया है ना, यहाँ c1 करना पड़ेगा, और के b2 a1 c3 माइनस a3 c2 लिख दिया है, यहाँ पे c1 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ भी, यहाँ तो आपका b3 था और ये c1 हो जाएगा, और एक c1 यहाँ पे चेंज किया है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ सही है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखिएगा कि अगर हम ये डेल्टा डैश जो कि पहले वाले डेल्टा के सेकेंड रो में k से मल्टीप्लाई करने पे आया था, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो k इंटू डेल्टा ही हो जा रहा है। क्यों डेल्टा बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यह जो वैल्यू है k के बाद का जो वैल्यू दिख रहा है, यह वैल्यू इसी डेल्टा का वैल्यू है। रो 2 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो सेम यही डेटा आएगा, k बाहर में है बट अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है, इसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पे ये वैल्यू आएगा। रो 2 के थ्रू यदि एक्सपेंड करें तो देख रहे हैं आप, माइनस a2 b1 इंटू c3 माइनस b3 इंटू c1 प्लस b2। अगर b2 आप छुपाते हैं तो क्या आएगा a1 c1, और यहाँ पे क्या b2 लिया ना, a3 c3 देखिए b2 तो प्लस b2, a1 c3 माइनस a3 c1 आया, माइनस c2 तो माइनस c2, और जब c2 आप यहाँ लेंगे तो ये लाइन छुपेगा, ये लाइन छुपेगा, 1 2 3 4 बचेगा, a1 b1 c2 लिए ये वाली गया a1 b1 और a3 b3 देखिए a1 माइनस c2 a1 b3 माइनस a3 b1 दैट्स ऑल। तो हम लोग क्या देखें कि यदि कोई डिटरमिनेंट है जिसके किसी एक रो में यदि हम k से मल्टीप्लाई कर, एक रो में k से या किसी कॉलम में भी करेंगे तो यही होगा,
तो ये डिटरमिनेंट है जिसके एक रो में हम अगर k से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू है ये इसी डिटरमिनेंट के k टाइम्स, इसी डिटरमिनेंट डेल्टा के k टाइम्स के बराबर आता है। बात समझ गया कि तो इसका फाइनल क्या हुआ रिजल्ट कि यदि कोई डिटरमिनेंट दिया गया है उसके किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो जो रिजल्ट आएगा डिटरमिनेंट का वह k टाइम्स आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि मैट्रिसेज में किसी मैट्रिक्स A में यदि k से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन किसी डिटरमिनेंट पे यदि हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उस डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। ये ऊपर खास बात है, ठीक है ना। और एक अभी रूल जो आपने लिखा ही था कि डिटरमिनेंट के a इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट a लिखा तभी आपने, और बताया गया था कि n जो है वहाँ पे डिग्री है, सॉरी n जो है वो ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो लिखा था आपने रूल कि इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट के a इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट a। अभी आपने लिखा था उसको। अब थ्योरम 5 करेंगे। थ्योरम 5 है कि यदि कोई दो रो या कोई दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट का है और प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब मान लीजिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये k a1 k b1 और k c1 है। तो ये जो डिटरमिनेंट है तो क्या देख रहे हैं कि रो 1 और रो 3 जो है वो रो 1 के प्रोपोर्शनल में है, तो इसका वैल्यू सीधा क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा प्रूफिंग कर सकते हैं। आपको पता है ना कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर किसी एक रो या कॉलम में k से सेम नंबर से मल्टीप्लाइड है तो वो सेम नंबर बाहर कॉमन आ जाएगा। आप k बाहर लीजिए तो क्या आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये a1 b1 और c1। और अभी देखिए क्या हो रहा है कि ये दो रो जो है वो आइडेंटिकल हो गया। और आपने अभी पहले के थ्योरम में सीखा है कि किसी डिटरमिनेंट में यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल आ गया, सारा एलिमेंट सेम आ गया, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो k इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये साबित हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 सॉरी अगर यहाँ पे 1 2 3 फिर से हो तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हमने सीखा था पहले के थ्योरम में कि दो रो यदि आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम। और अगर आइडेंटिकल ना हो के प्रोपोर्शनल हो गया, फॉर मान लीजिए कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो फिर क्या कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है 0 लिखना है, क्योंकि आपका ये और ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि प्रोपोर्शनल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सीखा आपने। अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे थ्योरम 6 लिखा हुआ है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। मीनिंग क्या कि यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट रो है, अगर इस प्रकार से एक्सप्रेस किया हुआ है कि सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो यहाँ पे दो टर्म का सम है a1 प्लस अल्फा 1 b1 प्लस बीटा 1 और c1 प्लस गामा 1। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक दिस। ध्यान दीजिएगा a1 b1 c1 बस सीख लीजिए, प्रैक्टिकली सीख लीजिए। प्रूफिंग तो आसान है ना, प्रूफिंग तो बुक में भी दिया हुआ है और आप सीख चुके हैं, 5 थ्योरम प्रूफ किए तो आप कर सकते हैं। प्लस अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 और तब बाकी सेम टू सेम a2 b2 c2 a3 b3 c3 आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, अगर आप इस डिटरमिनेंट अगर आप चाहते हैं प्रूफिंग करना है इसका, ये तो हो गया कि प्रैक्टिकली ये होगा, मतलब कि जब भी कहीं ऐसा दिखाई दे आप ये लिखिए, ठीक, आप ये लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ। अब प्रूफिंग, क्योंकि थ्योरम में हर का प्रूफिंग, तो प्रूफिंग में आपका टाइम ही जा रहा है और एग्जाम में आपका आएगा भी नहीं, बट फिर भी आप अगर टाइम है आपके पास, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है, 5 थ्योरम सिखा दिया गया, 6ठा थ्योरम खुद से प्रूफ कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको बता दे रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे कि इसको आप फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिएगा, a1 प्लस अल्फा 1, बाकी जो होगा एक्सपेंड कर देंगे इसे, और वो एक्सपेंशन जो आएगा वो एक्सपेंशन, और फिर इसको जब एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के थ्रू और इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के थ्रू, तो इन दोनों का एक्सपेंशन जो आएगा उसका सम
और इसका फर्स्ट रो के थ्रू जो एक्सपेंशन आएगा वो दोनों सेम आ जाएगा। बुक में वैसे प्रूफिंग दिया हुआ है, आप किसी भी बुक में अपना प्रूफिंग देख सकते हैं और अभी आप कर सकते हैं। ये अभी रीडर जो भी स्टूडेंट है उनका टास्क हो जाएगा। ये आप रिजल्ट याद रखेंगे जो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। चलिए थ्योरम 7 हम लोग लिखा कर रहे हैं। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो और कॉलम और अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, मतलब कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो दूसरे किसी रो के कुछ मल्टीपल से ऐड कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन द सेम, कोई चेंज नहीं होता है। मीनिंग क्या कि यदि डेल्टा दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, और सपोज कीजिए कि लेट डेल्टा डैश बी अ डिटरमिनेंट obtained by applying डेल्टा डैश माना कि एक नया डिटरमिनेंट है और कैसे ऑब्टेन हुआ है, अप्लाई क्या करने में भाई। तो डेल्टा में क्या किया गया कि डेल्टा जो है इस डिटरमिनेंट जो है इसके सपोज कीजिए कि रो 1 में ऐड किया गया है k इंटू रो 3 से। तो डेल्टा डैश जो बना वो क्या बना रो 1 में। तो रो 1 में क्या किया गया है, रो 1 में बोला गया है कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम हम चुन लेते हैं। एक रो में क्या किया गया कि मल्टीपल ऑफ अनदर रो, अनदर रो कौन हो गया, रो 3 हो गया। रो 3 के और मल्टीपल किससे, k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रो 1 में रो 3 के मल्टीपल kr3, रो 3 का मल्टीपल kr3 को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो इस प्रकार दिखेगा। a1 में रो 1 में क्या हुआ है, रो 1 प्लस kr3, तो a1 प्लस k इंटू a3, b1 प्लस k इंटू b3 और c1 प्लस k इंटू c3। और बाकी तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ है, बाकी हम लोग उतार देंगे। तो ये कहना चाह रहा है थ्योरम जो है कि ये जो नया डिटरमिनेंट आया, जो कैसे आया है, ये डिटरमिनेंट जो आया अभी डेल्टा डैश वो कैसे आया है, वो पहले वाले डिटरमिनेंट को के फर्स्ट रो के प्रत्येक टर्म में थर्ड रो के प्रत्येक टर्म को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7, यह कहा जा रहा है कि ये जो डेल्टा डैश आया है और ये डेल्टा दोनों वैल्यू में सेम है। ये थ्योरम 7 कह रहा है कि ये जो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे दोनों क्या आएगा, सेम। मतलब कि किसी भी आप डिटरमिनेंट में ये वाला एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस चैप्टर में जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनाएंगे ज्यादातर आपको ये वाला जो है रूल ये यूज होगा। यहाँ पे हम लोग इसको अगर यहाँ को रो 1 रो 3 पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, जनरलाइज करने के लिए बोल सकते हैं क्या कि Ri में Ri प्लस k इंटू Rj, ये रूल करने पे हम लोग का जो डेटा आएगा नया डिटरमिनेंट आएगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, Ri में Ri प्लस k Rj, Ri मतलब एक पर्टिकुलर रो हो गया और Rj दूसरे रो के लिए, k स्केलर के लिए। ठीक है, जनरलाइज यहाँ पे जनरल रूल ये कर सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये बताया जा रहा है कि ये कैसे भाई। तो अभी आपने जो इसके पहले का थ्योरम देखा a1 प्लस अल्फा 1, b1 प्लस बीटा 1, c1 प्लस गामा 1, तो हम लोग क्या सीखे थे कि अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। लिख रहे हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस a1 प्लस अल्फा 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अल्फा 1 था, बीटा 1 था और गामा 1 था। तो ये अल्फा 1 मान लेते हैं, बीटा 1 मान लेते हैं, गामा 1 मान लेते हैं। तो k3, kb3 और kc3 और बाकी जो सेम उतार रहे थे इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोग। ठीक है, प्रूफिंग आप लोग पे छोड़ा गया था, तो आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं प्रूफिंग, इच्छा है तो, रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है। अब देखिए ये तो फिर से सेम उतर जाएगा प्लस। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई किया गया, तो k को बाहर ले सकते हैं। पहले के थ्योरम में सीखा था भाई हमने, तो k जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे अंदर में a3 b3 c3, a2 b2 c2 और फिर नीचे में a3 b3 और c3। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा सेम उतर जाएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें फिर से ये वाला रो और ये वाला रो क्या हो गया, आइडेंटिकल। और जैसे ही दो रो आइडेंटिकल होता है उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो k इंटू जीरो इक्वल टू 0। तो बचा कैसे, यही बचा, यानी कि ये आया। यानी इसको आप वैल्यू जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो सिर्फ ये बच रहा है, यानी कि डेल्टा।
तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं हम दैट इज इक्वल टू डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, ये डेल्टा था, ये सेम, ये और ये सेम है ना, तो ये हो गया आपका डेल्टा प्लस के इंटू जीरो। क्यों जीरो? दो टर्म आइडेंटिकल हो गया, दो रोज आइडेंटिकल हो गया, फाइनली क्या बचा? डेल्टा। तो डेल्टा डैश का वैल्यू क्या आ गया? डेल्टा आ गया। क्या सीखे? किसी भी रो, किसी भी डिटरमिनेंट में इस तरह का एप्लीकेशन किया जा सकता है, उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। हम लोग किसी आर आई प्लस के आर जे कर सकते हैं। टाइम पूरा 1 आवर का हो गया वीडियो, और ये आपका आखिरी थ्योरम है और थ्योरम 8 है, और इसलिए प्रूफिंग कर दिया मैंने टाइम बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट विद कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रोज और कॉलम इज जीरो। 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए इसको, आप इसका हिंदी मीनिंग समझ जाएंगे, इसका मीनिंग समझ जाएंगे, चाहे जो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे। अब इसको हम चूंकि समय काफी हो चुका है, हम इसको समझा दे रहे हैं कि ये आपका कहना क्या चाह रहा है। सम ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट एलिमेंट का, किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का। सपोज करते हैं फर्स्ट रो चूज कर देते हैं, तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट किसके साथ? उसी के कोफैक्टर के साथ नहीं, किसी, अभी जो हम लोगों ने अभी सीखा था किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते थे। किसी भी एक रो को, आप पीछे जाएं, पीछे की वीडियो में जाएं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को, कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का प्रोडक्ट उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ और फिर सबका सम। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता था? A11 इंटू, इसका वैल्यू क्या होता था? A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये इसका वैल्यू हुआ करता था। where C11 is the cofactor of element A11, C12 is the cofactor of element A12 and so on, ये इसका वैल्यू हुआ करता था, यही था ना। या यही काम हम लोग कर सकते हैं A21, ये भी होगा A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। आपको पता है ना, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे वैल्यू सेम आएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है वो फर्स्ट रो के थ्रू है, और ये जो एक्सपेंशन है वो सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंशन है। और आपको अब तक जानकारी हो चुका है कि ये जो एक्सपेंशन करके जो वैल्यू आएगा और ये वैल्यू जो आएगा दोनों ही सेम होगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप या तो ये करेंगे ऊपर वाला, या आप ये करेंगे, या आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो रो 3 के अलाउंग इसको एक्सपैंड कर दें, या कॉलम 1 कॉलम 2 या फिर कॉलम 3 के अलाउंग एक्सपैंड कर दें। तो ये जो दोनों ही है, दोनों इसका वैल्यू ही है, या तो आप ये करें या तो आप ये करें, या और भी ऑप्शन जो बताया गया कॉलम 3 के अलाउंग, सॉरी रो 3 के अलाउंग कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3 के अलाउंग भी आप कर सकते हैं। ये वैल्यू है डिटरमिनेंट का। अब या ये जो एक जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि यदि आप किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का आप चुन लेते हैं, क्या आप क्या चुन लेते हैं? एलिमेंट A11, सपोज कीजिए फर्स्ट रो के अलाउंग A11 चुन लिया, और प्रोडक्ट जो है जो आप इनटू करते हैं किसके साथ? इसके इसी के कॉरस्पॉन्ड, इसी एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं, किसी दूसरे या तीसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, यानी कि A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो का एलिमेंट्स आ रहा है, एलिमेंट्स किसका है? फर्स्ट रो का, और किसी दूसरे रो, यहाँ पे सेकेंड रो का कोफैक्टर A13 इंटू C21 22 और यहाँ पे क्या C23। तो बोला जा रहा है ये कि ये जो नया चीज आप सीख रहे हैं, ये जो सीख रहे हैं आप चीज कि किसी भी एक रो का सारा एलिमेंट का उसके किसी दूसरे रो के सारे कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम, ये जो कहा जा रहा है, जो होगा हमेशा क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 होगा। आप ये याद रखेंगे, ठीक है, ये 0 होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक। तो अगर कोई ये लेता A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C12 प्लस A23 इंटू C13, तो भी क्या 0 आएगा। या A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस A13 इंटू C33 को फैक्टर इसका, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का जो सम आएगा एलिमेंट्स और दूसरे रो के एलिमेंट के फैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। इसका प्रूफिंग यहाँ पे है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने कोफैक्टर के लिए C21 लिखा है जबकि यहाँ पे A21 लिखा है। तो ये इसलिए कि आपको बता दें कि कोफैक्टर को हम लोग पिछले वीडियो में कोफैक्टर C से यूज किए थे, इसलिए यहाँ पे C से बताया आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रूल नहीं है कि कोफैक्टर को हमेशा C से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैट्रिक्स A अकेले था तो हम कोफैक्टर C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक मैट्रिक्स होगा, सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स A है और इस मैट्रिक्स A के कोफैक्टर्स को दिखाने के लिए हम लोग C इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स B है, इसके कोफैक्टर को दिखाने के लिए फिर D इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि C और D से बचने के लिए अगर हम पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर को कैपिटल A11 A12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कोफैक्टर को मान लीजिए कोई हम लोग B से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं B1, लेकिन लिखना पड़ेगा कि लेट A21 A22 एंड A23 आर द कोफैक्टर्स of the elements A21 A22 and A23। तो आप कर सकते हैं, तो कोई बात है नहीं। यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो C21 C22 और C23 और C से रिप्रेजेंट किया गया, जबकि यहाँ पे कोफैक्टर को A21 A22 और A23 कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कैपिटल A यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना वो कोफैक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये और ये सेम है, यहाँ आपको समझाने के लिए हम कैपिटल C और यहाँ समझाने के लिए सेम को C21 को ही यहाँ पे हम A21 लिखे हैं। तो आप चाहें तो अब इसको चूंकि आप समझ गए हैं कि हम कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब चाहें तो आप इसे C लिख ले, तो अपने कॉपी पे चाहे तो आप C23 करके कॉपी पे उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आज का जो वीडियो है ये पूरा बन गया है और आप समझ गए हैं टोटल टॉपिक। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स खत्म हुआ। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, आप इसमें एक भी लाइन आपका नहीं छूटा हुआ है, सब पढ़ा दिया गया। अगले वीडियो में आपको इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद।